जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस चैनल पे अभी फिजिक्स का जो है क्लास 10 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का दोस्तों ऑब्जेक्टिव की क्लास चल रही है। दोस्तों इससे पहले थ्योरी जो है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का थ्योरी पहले ही करवाया जा चुका है दोस्तों। अभी उसका ये ऑब्जेक्टिव चल रही है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके पहले भी। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो कम्पिटेटिव एग्जाम के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी है। जो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे डाला गया है दोस्तों इससे पहले 30 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले मैंने करवा लिया है और अभी 31 नंबर से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। लगभग 50 40 या 50 का टारगेट है दोस्तों, क्वेश्चन करना हर एक चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, और इससे तैयारी करें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दंत चिकित्सक। दोस्तों दंत चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर होता है। ठीक है, मतलब दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो नाक है ना, नाक कान आंख के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर के द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों थ्योरी में इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीका से बताया था कि जब प्रतिबिंब नजदीक में रखा जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो होती है दोस्तों काल्पनिक, यानी नजदीक रखने पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है दोस्तों। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, नाक कान गले डॉक्टर के जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो कहता है दांत, ऑप्शन हमारा दोस्तों वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक और उल्टा, आभासी और बड़ा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करेंगे, तो वास्तविक तो होगा नहीं। ठीक है, जब नजदीक बहुत नजदीक रखते हैं दोस्तों तो वास्तविक नहीं बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, धुंधला, ये भी गलत है। ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है डी नंबर सही हो जाएगा, आभासी और बड़ा। जब हम लोग नजदीक में रखते हैं दोस्तों, तो नजदीक में जब प्रतिबिंब रखा जाता है दोस्तों, तो आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वाहनों की हेडलाइटों में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है दोस्तों। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दिया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना कि अवतल दर्पण का उपयोग और कहां कहां किया जाएगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाएगा, सर्च लाइट में किया जाएगा दोस्तों, टॉर्च में किया जाएगा दोस्तों। ऊपर अभी मैंने बताया आपको नाक कान गले दांत के डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, सारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं दोस्तों। अगला याद रखना सौर भट्टियों में, दोस्तों ये भी याद रखना, सौर भट्टी में पूछा यूज किया जाता। अगला दोस्तों याद रखना हजामती दर्पण के रूप में। तो हजामती दर्पण भी बोल सकते हो, शेविंग शेविंग दर्पण भी बोल सकते हो दोस्तों, शेविंग करने के लिए। और मेकअप के लिए भी जो दर्पण यूज किया जाता है दोस्तों, वो भी कौन सा होगा, अवतल दर्पण। दोस्तों उत्तल के लिए भी 2-3 है, उसको भी याद रखना है, वो भी पूछता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, पश्च दृश्य के रूप में। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाएगा दोस्तों। दूसरा याद रखना आप कि साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में भी किया जाता है, याद रखना, साइड मिरर में भी किया जाएगा दोस्तों। एक और याद रखना, स्ट्रीट लाइट में भी, स्ट्रीट लाइटों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे की सारी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, पूछने की संभावना भी है दोस्तों कि आगे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कोई नया नहीं, कहीं से नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है दोस्तों, तो उसे कौन सा दर्पण हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है,
ये गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो अंदर की ओर मुड़ी होती है दोस्तों, दोस्तों कौन सा दर्पण कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं, अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण की मैं बात करूंगा तो अवतल दर्पण ऐसा बनता है। ऑप्शन बी दोस्तों उत्तल दर्पण ऐसा बनता है। ऑप्शन सी है समतल दर्पण दोस्तों ऐसा बनेगा। आप बताओ, परावर्तक सतह का मतलब मैंने बताया है। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है कि जब आईना हम लोग देखते हैं तो आईना में जो फेस जिस तरफ दिखता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, जिस तरफ हमारा फेस दिखा देगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तक सतह उसे कहेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने इसको पीछे पेंट किया, इसको पीछे पेंट किया, इसको पीछे पेंट किया, मतलब ये क्या है दोस्तों, ये हमारा परावर्तक सतह है। ठीक है, क्या ये परावर्तक सतह है सबका? इसका परावर्तक सतह ये है और इसका परावर्तक सतह ये है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि परावर्तक सतह अंदर की तरफ मुड़ी होना चाहिए, बताओ इनमें से कौन सा है? ये हमारा अवतल दर्पण है, याद रखना, अवतल दर्पण है दोस्तों, ये हमारा उत्तल है और दोस्तों हमारा ये समतल है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अंदर की तरफ धंसा होना चाहिए। देखो ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है दोस्तों, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह दोस्तों बाहर की तरफ निकली या उभरी हुई होती है। समतल दर्पण का दोस्तों क्या होगा, परावर्तक सतह समतल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा दोस्तों कहता है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को हमने रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमसे बात किया गया दोस्तों। प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमने बात किया गया दोस्तों। मैंने बताया था कि अगर वस्तु जो है दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखी जाए, वस्तु वक्रता केंद्र पर अगर हो दोस्तों, तो स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी दोस्तों, और आकार क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में हमने बता रखा है। तो दोस्तों याद रखना, स्थिति जो होगी अगर वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने है दोस्तों, स्थिति जो होगी दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। ठीक है, और प्रकृति की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो याद रखना कि वास्तविक होगी। ठीक है, प्रकृति की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगी, वास्तविक, और वास्तविक के साथ दोस्तों याद रखना हमेशा क्या बनेगी, उल्टा। ठीक है, वास्तविक के साथ हमेशा क्या याद रखना है, उल्टा बनेगी। दोस्तों आकार में मैं बात करूंगा तो वस्तु के आकार के बराबर होगी, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो वक्ता के अंदर जब वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो हमसे प्रतिबिंब पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। ऑप्शन दे रहा है पहला, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगी, ये गलत है। अच्छा एक बात बताओ, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच कब बनेगी? तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच कब बनेगी दोस्तों? देखो एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, याद रखना, PFC होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर यहाँ रखते हैं दोस्तों तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो अनंत पे बनेगा, यहाँ रखेंगे दोस्तों, और प्रतिबिंब को यहाँ रख, वस्तु को यहाँ रखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब यहाँ बनेगी। ठीक है, मतलब कहने का अगर देखो O बंद कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बंद कर देते हैं तो I1 इमेज यहाँ बनेगा, O2 कर देते हैं दोस्तों तो अनंत पे बनेगा, यहाँ C और उसके बीच में O3 है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे I3 बनेगा दोस्तों। और वक्ता केंद्र पर ऑब्जेक्ट 4 है दोस्तों, तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर बनेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे O5 कर देंगे दोस्तों तो इमेज यहाँ बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे दोस्तों, प्रतिबिंब की जो है स्थिति जो होगी ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो फोकस और वक्ता केंद्र पर जब बीच बनना है, तो फोकस यहाँ पे, वक्ता केंद्र के बीच यहाँ प्रतिबिंब बनती है दोस्तों, तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, यहाँ पे, यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखी गई है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है दोस्तों फोकस पे बनेगी। दोस्तों फोकस पे कब बनती है, जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तब जाकर के प्रतिबिंब जो होती है फोकस पे बनती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन वक्ता केंद्र पर दोस्तों, तो वक्ता केंद्र पर कब बनेगी, जब वक्ता केंद्र पर रखेंगे, और वही हमसे पूछा जाता है
कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्ता केंद्र पर बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी भी गलत है दोस्तों, कह रहा है वक्ता केंद्र से परे, यानी वक्ता केंद्र के बाद बनेगी। कब बनेगी दोस्तों, तो याद रखना, वक्ता केंद्र फोकस के बीच में जब वस्तु रहेगी दोस्तों, तो यहाँ पे वक्ता केंद्र से क्या हो जाएगी, परे बनेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझते हैं कि वो हमें क्या बोला गया है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहता है कि निम्न में से किसी में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ पे चर्चा किया था हमने कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और हमसे क्या पूछा गया है, कहाँ नहीं होता है। कहाँ नहीं होता वो पूछा गया है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होगा। तो याद रखना दोस्तों, सर्च लाइट में, अगर सर्च लाइट होगा वहां यूज करेंगे, टॉर्च में यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, सर्च लाइट में हो जाएगा, टॉर्च में हो जाएगा, हेडलाइट में हो जाएगा दोस्तों, गाड़ियों के हेडलाइट में। ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में हो जाएगा दोस्तों, सौर भट्टियों में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सौर भट्टियों में कर सकते हैं इसका उपयोग। और कहा जाएगा दोस्तों, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में कर सकते हैं दोस्तों। और कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, तो नाक, कान, गले, दांत के डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं करना है वो पूछना है। तो सर्च लाइट में तो हम लोग कर सकते हैं, तो दोस्तों सर्च लाइट में कर सकते, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है। सौर भट्टी में कर सकते हैं इसलिए ये गलत है, हमसे नहीं वाला पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा। मतलब हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं कर सकते दोस्तों, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे। पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का। ठीक है, किसका करेंगे, उत्तल दर्पण का। याद रखना है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग 3 जगह करेंगे फिलहाल, याद रखना। पहला स्ट्रीट लाइट में, सड़कों के स्ट्रीट लाइट में कर सकते हैं। दूसरा हम लोग साइड मिरर में कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों हम लोग कहाँ कर सकते हैं, पश्च दृश्य के रूप में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्या कहता है, यदि किसी अवतल दर्पण पर, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो दोस्तों, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों अवतल हो, समतल हो, उत्तल हो, ठीक है, अगर आपतन कोण 30 डिग्री दिया है दोस्तों, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा वो बताना। दोस्तों याद रखना आपको, परावर्तन का दूसरा नियम दोस्तों क्या कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम है दोस्तों कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण जो है बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। किसको होगा दोस्तों, दूसरा नियम नहीं कहता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, बात वही पड़ेगी। तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री है दोस्तों, तो परावर्तन कोण कितना होगा, जाहिर सी बात है वो भी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण को, मतलब किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है दोस्तों, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। दोस्तों इसकी चर्चा हो चुकी है, किस दर्पण को अपसारी कहेंगे, तो याद रखना है उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे और अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, ट्रिक भी मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल को क्या बोलेंगे, अपसारी। ठीक है, और अवतल को क्या बोलेंगे दोस्तों, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो आपको हम लोग कह सकते हैं यूपी आप, ठीक है, यूपी बोलो, यूपी से उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हो, ये भी सेट कर जाएगा दोस्तों। और नहीं तो आप मतलब ऊपर होता है वो भी सेट हो जाएगा। देखो ऊ से उत्तर प्रदेश या ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी किरण को अपसारी कहेंगे, अपसारी दर्पण कहते हैं। और दूसरा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे दोस्तों। फेमस है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है,
तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों कि अपसारी दर्पण किसे कहेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी कहेंगे, अवतल को दोस्तों अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कहता है दोस्तों, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 6.2 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या दिया गया है 6.2 है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, फोकस की लंबाई, मतलब वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास कितना है 2.6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा एफ क्या होगा। दोस्तों इसका संबंध हमने बताया था कि एफ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, चाहे आर की मैं बात करूंगा, तो दोनों का डेफिनेशन बताया था, दोनों का ट्रिक भी बता रखा है। ठीक है, तो आप बताओ कि एफ बराबर क्या होता है। तो एफ जो होता है दोस्तों, आर का क्या होता है, आधा। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लाइन याद कर ले। तो यहाँ से एफ बराबर आर के जगह पे क्या लिखेंगे, 6.2 सेंटीमीटर। इसको कटिंग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, 3.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढो यहाँ पे कौन सा होगा। ऑप्शन ए जो दिया है दोस्तों क्या है, 12.4, ऑप्शन गलत है। डी कितना दोस्तों, 2.6, ये भी गलत है। सी हमारा हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है हमारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को सी और एस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। वस्तु रखना कहाँ है वस्तु को दोस्तों, सी और एस के बीच में। ठीक है, सी और एस के बीच में रखना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी इसके बारे में बात करना है। कहाँ बनेगी का मतलब हमसे स्थिति पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों मैं बता रखा हूं आपको कि कहाँ रखना है, सी और एस, सी और एस के बीच में बनेगी। तो स्थिति बतानी है कहाँ होगी, और प्रकृति मान के चलो ये भी याद कर लेंगे, प्रकृति क्या होगी दोस्तों। उसके बाद आकार भी याद कर लेना कि आकार भी क्या होगा। तो बताओ स्थिति क्या होगी, सी और एस के बीच में रखेंगे तो स्थिति क्या होगी। स्थिति का मतलब कहाँ बनेगी दोस्तों, तो स्थिति में याद रखना है कि ये बनेगी सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में बनेगी। प्रकृति दोस्तों वास्तविक हो जाएगी, और वास्तविक के साथ दोस्तों हमेशा याद रखना उल्टा। और आकार में क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है, कहाँ बनेगी, तो दोस्तों सी एस पर बनेगी, जो कि गलत है। एस पर कब बनेगी, जब वस्तु अनंत पर होगी। जब वस्तु अनंत पर होगी तब जाकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, एस पर। अनंत पे कब बनेगी दोस्तों, जब वस्तु होगी फोकस पर। दोनों का अपोजिट, अगर एस पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगी अनंत पर, और अनंत पे वस्तु को रखोगे दोस्तों तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। ठीक है, 2f पर की बात करता है दोस्तों। 2f का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, माने वक्रता केंद्र पर रखेंगे दोस्तों तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी के बाद बनेगी। तो सी के बाद का मतलब क्या है, सी और अनंत के बीच बनेगी। सी के बाद का मतलब क्या हो जाएगा, सी और अनंत के बीच बनेगी दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आकार क्या होगा वो पूछा है। तो क्या कह रहा है, मुख्य फोकस यानी एक पर रखना है। किसके एक पर रखेंगे दोस्तों, अभिसारी दर्पण। अभी मैंने चर्चा किया कि अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को बोलेंगे, और अभिसारी किसको बोलेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण को। यानी अवतल दर्पण के कहाँ पे रखना है, अवतल दर्पण के फोकस पे। दोस्तों जब अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो हम बात करते हैं स्थिति की, बात करते हैं आकार की, बात करते हैं दोस्तों प्रकृति की। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जब अवतल दर्पण के फोकस पे वस्तु रखी जाती है दोस्तों तो स्थिति कहाँ हो जाएगी, अनंत पर। अभी यहाँ पे मैंने बताया था, इसमें एक पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगी। ठीक है, आकार दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा याद रखना। और प्रकृति दोस्तों वास्तविक याद रखना है। ठीक है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है, भी याद रखना। अब दोस्तों ऑप्शन की मैं बात करता हूं कि जब वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस पर रखते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बिंदुओं के रूप में बनेगा। बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों। ऑप्शन बी समान आकार के नहीं, समान आकार के कब बनेगी दोस्तों,
जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तब जाकर के समान आकार की बनेगी, ये भी गलत है, धुंधला तो बनेगा ही नहीं। यानी अत्यधिक आवर्धित लिखा है दोस्तों, तो अत्यधिक मतलब बड़ा होता है, सॉरी अत्यधिक मतलब ज्यादा होता है, बहुत होता है, और आवर्धित मतलब बड़ा होता है। यानी दोस्तों फोकस पे जब प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, यानी अत्यधिक आवर्धित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।